आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज बात करेंगे एक और पेपर लीक की। दिन गुजर रहे हैं, महीना गुजर रहा है, साल गुजर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही, रुक नहीं रही। अब तो सवाल ही उठ रहा है कि देश में आखिरकार अब कौन सी परीक्षा बाकी रह गई जिसका पेपर सुरक्षित है। आज इस मामले पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया और परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित होगी। 25 लाख से ज्यादा छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों की चिंता और नाराजगी दोनों नजर आ रही है। वहीं इसको लेकर सियासी पारा भी गर्म हो गया है। पेपर लीक होने के बाद नीट यूजी 2026 एग्जाम को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच लिया गया है। दरअसल 3 मई को हुए एग्जाम की निष्पक्षता पर चिंता जताई गई थी। नीट यूजी 2026 में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिसे देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन गई थी। लेकिन अब ये एग्जाम एक बड़े विश्वसनीयता संकट में फंस चुका है। लाखों छात्रों के प्रभावित होने के बाद सरकार ने भी इस मामले में दखल दिया है। सरकार ने सीबीआई से जांच करवाने का आदेश दिया है और व्यवस्था में यकीन बहाल करने के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द की। ये परीक्षा 3 मई को हुई थी और 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। इनमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है, यानी 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आए। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। वह इस मामले पर सियासी बवंडर भी खड़ा हो गया है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि इन इम्तिहान को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ कराए और अगर पेपर लीक कोई करता है तो उसे सख्त से सख्त सजाएं दे। लेकिन इस देश में सजाएं नहीं है। पता लगता है कि सत्ता में ही बैठे लोग जो हैं इस पूरे पेपर लीक में शामिल होते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार? नीट में गड़बड़ी, पेपर लीक पर ब्रेक आखिर कब? क्या जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई? सीबीआई करेगी जांच? कौन कौन होगा बेनकाब? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, नीट यूजी 2026 रद्द क्यों हुई? दूसरा सवाल, नीट में गड़बड़ी, पेपर लीक पर ब्रेक कब लगेगा? तीसरा प्रश्न, सीबीआई जांच करेगी तो बेनकाब कौन कौन होगा? ये 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, नीट की परीक्षा पेपर को रद्द किया गया, जो परीक्षा हाल ही में अभी आयोजित हुई थी, और उसके बाद ये सवाल उभर रहे हैं कि आखिरकार कब जाकर थमेगा। एनटीए ने माना कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन इतना कह देने मात्र जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या खत्म हो जाती है? चलिए, जो मेहमान इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राहुल आर्यन हैं
प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दीपक शर्मा जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और रमेश ठाकुर जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला प्रश्न इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं विवेक श्रीवास्तव जी। सर, एनटीए जो एजेंसी है जो ये पेपर करवाती है उसने माना कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इतना कह देने मात्र से मामला रफा दफा नहीं हो जाता। प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी परीक्षा, और मैं अगर मार्क करूं तो देश में 3-4 परीक्षाएं हैं जो उसका सम्मान सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए लाखों अभ्यर्थी हर साल तैयारी करते हैं और उस एग्ज़ाम में बैठते हैं। उसमें से एक ये नीट यूजी है। इस बार भी 25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। आखिरकार उस मेंटल ट्रॉमा, 25 लाख बच्चों का जो मेंटल ट्रॉमा है, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसी की तो बनेगी। विवेक जी बताइए। जी धर्मराज जी, देखिए जो घटना घटित है वो सिर्फ दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एनटीए ने जिम्मेदारी ली है, तो सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी किए हैं। जब तक वो लोग चिन्हित होकर के कानून की शिक्षों में ना आ जाए कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, और पेपर लीक हुआ तो कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसका लीकेज कहाँ, तो कितनी बड़ी परीक्षा है, पूरे भारत भर में एक साथ होती है और इतने बड़े पैमाने पे परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं। ये चुनौती थी एनटीए के लिए भी कि इस परीक्षा की शुचिता को बहाल रखते, और कहीं ना कहीं एनटीए इसमें नाकामयाब रहा, क्योंकि इस परीक्षा के बाद बच्चों का डॉक्टरी में प्रवेश हो जाता है और तमाम कोचिंग संस्थान, तमाम सिंडिकेट इसमें दखल देने के लिए, धांधली करने के लिए लगे रहते हैं। सरकार ने पिछले वर्ष इन्हीं सिंडिकेटों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे किसी घटना में कठोर कारावास 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया और भारी जुर्माने की व्यवस्था की। ये देखा गया कि इधर तमाम प्रदेशों में ऐसे सिंडिकेट, ऐसे रैकेट पनप रहे जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधलियों का ठेका उठाते थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम प्रदेश में इस तरह के रैकेट विद्यमान रहे और वहां की सरकारों ने इस पे कार्रवाई करने की कोशिश भी की, लेकिन जब ये लगा सरकार को तो नहीं ये सिंडिकेट अंतर्राज्यीय स्तर पे सक्रिय है, तो इस पे भारत सरकार ने स्वयं आगे पहल करके इस पे कानून बना करके और कड़ी कार्रवाई का अपना मन स्पष्ट किया। जिस तरह की घटना घटी है उसी तरह की घटना है। ये कोई एक प्रदेश की परीक्षा नहीं, पूरे भारत की परीक्षा है। कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ, कहाँ कहाँ इसमें चूक हुई, ये सारी चीजें जब तक नेशनल लेवल पे जांच में नहीं आ जाती तब तक अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। प्रथम दृष्टया एनटीए के अधिकारियों ने, एनटीए ने जिम्मेदारी ली है, ठीक है, लेकिन वो सुराग पकड़ा जाना चाहिए जहां से पेपर लीक हुआ, और सरकार इसके लिए पूरी तरह गंभीर है। हमारा बच्चों से सिर्फ इतना कहना कि आप निराश ना हो, सरकार आपकी है, आपके लिए पटबद्ध है कि योग्य छात्र ही इस परीक्षा को क्वालिफाई करके आगे जा पाएंगे। इसीलिए सरकार ने इमीडिएट परीक्षा रद्द की है। सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि अयोग्य लोग इस तरह का कोई लाभ लेकर के आगे बढ़ सके। इसलिए योग्य छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं और अयोग्य के लिए कोई रास्ता इसमें से निकलने हम देंगे नहीं। जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। जी, आगे सीबीआई जांच को बढ़ने दीजिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी भी हैं। राहुल जी, पहले राज्यों में जो परीक्षाएं होती थीं उन पर सवाल खड़े होते थे और वहां पर इस तरीके की अनियमितताएं दिखती थी और कहा जाता था कि सेंट्रल के जो एग्जाम्स हैं वो फिर भी ठीक हैं। अब नीट भी हो गया, हालांकि नीट के साथ ये पहला विवाद नहीं है, नीट इससे पहले भी विवादों के घेरे में रहा है
अभी 2 साल पहले भी विवादों में रहा था, हालांकि चलिए मामला कोर्ट से रफा दफा हो गया। उसके पहले भी 2018-19 में विवादों में रहा। मसला ये है कि कहीं तो कमी है, हम जांच करके उन लोगों को पकड़ भी लेंगे, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है, ये तो संभव नहीं है ना कि जिस तरीके से, अब मुझे बहुत ज़्यादा बारीकी से जानकारी नहीं है कि किस तरीके से पेपर बनता है, कहाँ जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बहुत गोपनीय चीज़ें होती होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं तो लूप होल्स है और उस लूप होल का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, और वो अगर उस लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उस लूप होल को बनाने वाला या जो उस लूप होल का संरक्षक होगा, जो जानकारी देता होगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। धनराज जी नमस्कार, तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत बुनियादी सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। आप ये देखिए कि 1990 के बाद इस देश के अंदर जब उदारीकरण हुआ तो स्कूल और शिक्षा के मतलब बदल गए। शिक्षा का मतलब फिर साक्षरता तक सीमित हो गया, रोजगार तक सीमित हो गया, शिक्षा का मतलब बदल दिया गया। और स्कूलों की स्थिति ये हुई कि जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल थे वो क्रमशः धीरे धीरे उनका अवमूल्यन होता गया। उनकी जगह पहले निजी शिक्षण संस्थान आए और फिर बाद में कोचिंग का कल्चर विकसित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है धनराज जी कि जब स्कूलों की गुणवत्ता खराब हुई तो उस समय भी ये काम सरकार के द्वारा ही किया जा रहा था। ये नीतिगत डिसीजन था कि सरकार धीरे धीरे शिक्षा से अपना हाथ खींच रही थी। जब उनकी जगह पे नए निजी संस्थान आए तो उसमें भी सरकार और सिस्टम के लोगों का इन्वेस्टमेंट था। दल बदलते रहे, व्यवस्था वैसे ही बनी रही। उसके बाद जब कोचिंग संस्थान आए तो उसमें भी सरकार और उनके लोग और उनके सिस्टम के ही लोग थे। तो अब आप ये ऐसे समझिए कि सरकार के लोगों ने निजी संस्थान खड़े किए, सरकार के लोगों ने निजी कोचिंग संस्थान खड़े किए, सरकार के लोग पेपर कराते हैं और सरकार के लोग उन कोचिंग से मुनाफा तब कमाएंगे जब उन कोचिंग का रिजल्ट दिखाने के लिए बढ़िया होगा। और मार्केट में टॉपर्स 1 से 10, 1 से 100 की जो सूची बनती है और उसके हिसाब से जब निजी संस्थानों की मार्केटिंग होती है तो उसके लिए सारा खेल तैयार किया जाता है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये होता नहीं, ये किया जाता है। ये जो पेपर लीक है ये जानबूझकर साजिशन किया जाता है ताकि वो लोग जिन्होंने निजी सेक्टर में, निजी शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में पैसा लगाया है, पिछली बार 2024 में आप देखेंगे तो एक कोचिंग संस्थान से कितने रिजल्ट आते थे। और ऐसा बहुत सारे परीक्षाओं में हुआ है, ऐसा सिर्फ नीट के मामले में नहीं हुआ है। तो एक पहला कंक्लूजन तो ये है कि ये साजिशन कराया जाता है, ये होता नहीं, ये कोई चूक नहीं है, एक बड़ी साजिश है और ये साजिश पैसे से पैसे बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि जब ये चीज हो जाती है तो फिर इसके ऊपर होता क्या है। इतने सारे केसेस हुए पेपर लीक के, 90 के करीब मामले हैं 2014 से 2026 तक, बड़े, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें 2014 का AIPMT जब नीट नहीं था उसके पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, 2015 का AIPMT, 2015 का UPPCS, 2016 का रीट, 2017 का SSC CGL, 2017 का UP टेट, 2018 का CBSE के क्लास 10th और 12th के इकोनॉमिक्स मैथ्स के पेपर, 2021 का राजस्थान का रीट, 2021 का UP टेट, 2022 का BPSC का पेपर, 2023 का तेलंगाना का PCS पेपर, 2023 के यूपी और उत्तराखंड के अन्य भर्ती एग्जाम, 2024 का नीट का एग्जाम, 2024 का RPSC का एग्जाम, 2026 में फिर से नीट का एग्जाम। इतने बड़े घोटाले, इतने बड़े पेपर लीक हुए, क्या कोई पकड़ा गया? और हुआ क्या? अब देखिए 2024 में जो NTA के DG थे सुबोध कुमार सिंह, 4 महीने के लिए उस समय बच्चों और पेरेंट्स के दबाव में उनको हटाया गया और उसके बाद पहले उनको स्टील मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया और आज वो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने नोएडा के घटना पे दुखद डिबेट किया, दुखद चर्चा की। आज जो लोकेश एम उस समय के नोएडा के सीए थे, आज PWD के सचिव है। क्या ये घटनाएं साइलों में, ये घटनाएं क्या सिर्फ सुनने में पैदा हो जाती हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इन सबको बचाती है? तो आप अभी अगर इन घटनाओं को देखेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि जब बच्चा एग्जाम में बैठता है, 16-17 साल का बच्चा होता है जब वो नीट के एग्जाम में बैठ रहा होता है, एक डेवलपिंग ब्रेन होता है और उसके ऊपर कोचिंग कल्चर ने इतना दबाव और इतना तनाव पैदा कर दिया है और उसके सामने सफल और टॉप होने की इतने दबाव और तनाव के बीच जब वो एग्जाम में जाता है तो 2 ही काम करता है।
एक तो वो अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी के भरोसे रहता है कि मैंने मेहनत किया है, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मुझे परिणाम चाहिए, और दूसरा वो सिस्टम की ईमानदारी के भरोसे रहता है कि सिस्टम ठीक से एग्जाम कराएगा, मुझे ठीक से रिजल्ट मिलेगा और मेरे मेहनत का इनाम मिलेगा। वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो इतनी छोटी उम्र में निभा जाता है, लेकिन शर्मनाक है कि 70 साल का ये लोकतंत्र अपनी जिम्मेदारी के निभाने से बच जाता है और वो बच्चा सिस्टम का शिकार हो जाता है। आप देखते हैं कि कितने बच्चे इस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी में सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद पेपर लीक। इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता कि इस पेपर लीक की चर्चा पिछले 7-8 दिनों से चल रही थी। एनटीए ने बिना एफआईआर किए, एनटीए और राजस्थान की जो स्पेशल एजेंसी, इनके बीच में चलता रहा कि आप एफआईआर करेंगे कि आप एफआईआर करेंगे, और फिर पेपर रद्द कर दिया गया। इस सिस्टम का नकारापन है जो पिछले काफी दिनों से हम धो रहे हैं। आज जरूरत है एक बड़े क्रांति की, आज जरूरत है एक बड़े बदलाव की, आज जरूरत है जिम्मेदारी के तय होने की, क्योंकि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट लीक हुआ है। ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। अकाउंटेबिलिटी के बिना किसी भी प्रकार का रिफॉर्म्स अधूरा है। इसलिए जरूरत है कि सर देखिए, ठीक है राहुल जी, मैं कुछ विषयों पर तकनीकी रूप से बात करता हूं, आंकड़ों की बात करता हूं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं ना कि वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, उसमें आपको बहुत धरातल की बातें करनी होती हैं, और वो छोटी छोटी बातों को ही अगर आप ठीक कर लेंगे ना तो चर्चा माकूल हो जाती है। आज ऐसे मुझे लगता है कि इसमें जो चर्चा हम कर रहे हैं ये बहुत ओपन एंड शट केस है। अगर कोई आ जाए अपने पे कि हमको ठीक ठाक करना है, जैसे आपने 1-2 उदाहरण गिनाया, कि अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दीपक शर्मा जी, इसमें देखिए मैं मैं किस पॉलिटिकल आदमी ने क्या कहा, किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, वो तो चीजें चलती रहती हैं, होती रहेंगी, मुझे उस पर नहीं बात करना कि क्या होना है नहीं होना है। मेरा प्रश्न उन 25 लाख बच्चों के लिए है। अगर मैं अपने घर से अपने सोसाइटी के बाहर निकल जाता और कुछ छूट जाता है, मुझे दोबारा से ऊपर जाना पड़ जाए सामान लेने के लिए, तो लगता है कि वज्रपात हो गया मेरे ऊपर, पता नहीं कौन सा काम हो गया। और वो बच्चे जिन्होंने पिछले कई सालों से उस 6 तारीख के लिए तैयारी की होगी, पेपर दिया होगा कि, और एक सबसे बड़ी माइंडसेट होती है जो ये नीट यूजी की जो बच्चों ने परीक्षा दी होगी, कितनी उम्र होगी लड़कों की, 14 साल, 15 साल, 16 साल, यही एज ग्रुप होगा उन बच्चों का, 15 साल, 16 साल, जिन्होंने परीक्षा दी होगी 17 साल, उनको फिर से उसी ट्रॉमा में उसी ट्रॉमा में लेकर हम चले गए। +2 ठीक है, अब नियम बदला, 14 साल में मैट्रिक पास करते हैं, 16 साल में 12 हो जाता है, तो 16, 17, 18 वही 17 होती है, 18 से पहले प्रवेश नहीं होता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर, 14 साल में 10th होता है, 16 साल में 12 होता है, 17-18 साल के एज ग्रुप होता है। मेरा प्रश्न है कि उन बच्चों को ये मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसी पर तो होगी। आज दिन भर गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो एनटीए के डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, फी नहीं लेंगे, हम सेंटर वही रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मूल विषय पर कोई बात नहीं कर रहा कि किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही। जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका आज का विषय युवा के भविष्य से जुड़ा विषय, बहुत ही संजीदा विषय है। 10 साल, 89 बार पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, 22 लाख स्टूडेंट्स इस बार थे जिनकी सपनों का, और उन्हीं के सपनों का नहीं, उनके माता पिता के सपनों का, उनके संघर्ष का, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है उसका संघर्ष उसका केवल माता पिता जानता है। और अगर किसी निम्न वर्गीय परिवार की आप बात सुनेंगे तो कर्ज लेकर के कोचिंग कराता है अपने बच्चों को, और उसके बाद में वो एक सपना संजोता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे बढ़ेंगे और ये बनेंगे, भविष्य के अंदर वो मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन आप सोचिए, इस प्रकार से ये घटना हुई, फिर से आशा, अपेक्षा, उस सपनों का टूट जाना, बिखर जाना सब कुछ। और इस बात को इतनी हल्की तरह से अगर हम कह दें कि इस पे जांच होगी, तो मुझे लगता है ये युवा के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बार बार यही बात कही जाती है कि जांच होगी। मैंने जो आपको आंकड़ा गिनाया, 10 साल 89 बार,
क्या आज सवाल इस बात का आता है जो ये माफिया, उसके मन में डर खत्म हो गया? इस बात को लेकर के कोई कुछ एक्शन हो सकता है? और अगर डर खत्म हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का सबसे बड़ा सवाल हम उठाना चाहते हैं। आप 2024 को याद कीजिए, जब 2024 के अंदर ये हुआ था तो उस समय के डीजी ने क्या बोला था, जो एनटीए के डीजी थे, उन्होंने बोला था ओनली 6 सेंटर्स, ओनली 1600 स्टूडेंट्स। अगर ये उस दिन नहीं बोला गया होता तो आज ये घटना नहीं दोबारा होती, क्योंकि उस दिन भी इस बात को इस तरह से लिया गया कि कुछ नहीं। और आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के ऊपर बोला था कि हम इस विषय पर बहुत गंभीर हैं, बहुत पहले बोला था। लेकिन सवाल क्या, 2026 में फिर से वही हुआ। आज जवाबदेही किसकी तरफ से आई? हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो जवाबदेही इसकी देंगे या एनटीए देगा या प्रधानमंत्री जी देंगे? आज देश का युवा पूछना चाहता है उसने क्या ऐसा गुनाह किया कि बार बार जब परीक्षा रद्द होती है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, उसके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। आप सोचिए, एक एग्जाम देना और उसको, आपने जो उदाहरण दिया था, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, एक एग्जाम देना और फिर दोबारा से उसको देना, उसकी मनोवता समझिए, किस मेंटल ट्रॉमा से उसको गुजरना पड़ता है युवा को। आज रोजगार नहीं, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है और आज एग्जाम के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा उस युवा को। क्या ये बात ये भविष्य हम उसको देना चाहते हैं? उठो जागो और तब तक संघर्ष करो। कब तक युवा संघर्ष करेगा? सवाल इस बात का, बार उसके सपनों का बिखर जाना, परीक्षा रद्द हो जाना, पेपर लीक हो जाना, कब तक आखिर संघर्ष करता रहेगा वो? आज का युवा ये पूछना चाहता है, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं मिल पाया उसको। केवल अभी जवाब ये मिल पाया, जांच होगी और कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि बार ये होता आ रहा है, कब रुकेगा आखिर? सवाल ठीक है सर। रमेश ठाकुर जी, बार एक शब्द आ रहा है सर, अकाउंटेबिलिटी। क्या जिम्मेदारी, जवाबदेही जैसे शब्द आप पीछे छूट चुके हैं? कोई भी मसला हो, कोई भी घटना हो, मेरा प्रश्न यह है कि उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? क्योंकि जब तक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक इस बात की पूरी गुंजाइश है कि घटना का रिपीटेशन होगा। देखिए, मुझे लगता है जिम्मेदारी से सब भाग जाते हैं। लीपा पोती होती है, वो उसके ऊपर डालता है, दूसरा उसके ऊपर डालता है। और सबसे बड़ी गनीमत इस बात की है कि एनटीए ने कम से कम इस बार अपनी गलती को माना। और यही समय था 5 मई 2024, 1.5 साल पहले। उस समय क्या हुआ था, जब हाईएस्ट नंबर 720 होते हैं नीट में, वो 5-6 बच्चों के आ जाते हैं और उन बच्चों के आते हैं जो रिजर्व कैंडिडेट नहीं थे और जो डिजर्व थे उनके नहीं आ पाए। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट की उस समय अगर आप गाइडलाइंस अगर आप पढ़ लो तो मुझे लगता है कि दोबारा से एनटीए ऐसी गलती नहीं करती। उन्होंने कहा था अगर आप किसी की परीक्षा की एक बार नोटिफिकेशन निकालोगे, कोई गलती हो वो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, दोबारा से आप उसको नोटिफाई नहीं करोगे और गलती दोबारा से ना हो, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जबकि ये बात है मुझे लगता था हुकूमत को करनी चाहिए थी। हालांकि सुबोध कुमार सिंह थे, उनको हटा के दूसरे जगह भेज दिया गया। अब इस समय प्रदीप जोशी जी हैं, मैं इनको व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं। ये बरेली कॉलेज में जहां से मैं पढ़ के आया हूं, वहां वाणिज्य के विभागाध्यक्ष रहे, बहुत समझदार हैं और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। बावजूद भी उनके रहते ये सारा काम हो गया। अब एनटीए की पूरी कार्यशैली को समझो भाई। 2017 में इनका जन्म हुआ, 9 साल में जितना इनका कार्यकाल नहीं है उतनी इनके ऊपर दाग लग चुके हैं। 9 सालों में इतने सारे दाग लग चुके हैं। अब आप बताइएगा, इस बार जो लीक हुए 135 क्वेश्चन लीक हुए हैं, जिसमें 90 बायोलॉजी के हैं और 15 शायद इसके केमिस्ट्री के हैं, 10 और हैं। और वो हूबहू एकदम जो कुंजी में मिल रहे हैं, जो बाहर रजिस्टर में मिल रहे हैं, वो वहां पे चिपके हुए। अभी कह दिया गया भाई साहब ये तो प्रेस की गलती है। अरे प्रेस की नियमावली जो आप लोगों ने बताई है वो शायद पैनल में किसी को नहीं पता, ना हमको कुछ नहीं पता है। जहां प्रतियोगी परीक्षा के पेपर छपते हैं, बनते हैं, वहां के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए जाते हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये कैसे लीक हो गया?
इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ी मछलियों का हाथ होता है और उनको हुकूमत जानती है, एनटीए के चेयरमैन भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात आ जाती है धर्मराज जी, फंस जाएंगे बुरी तरीके से। हालांकि इस बार सरकार ने कम से कम ये फैसला अच्छा लिया है, सीबीआई जांच लगा दी गई है और इनिशियल लेवल पे कई सारी ऐसी चीजें आई हैं जो शायद वे डिस्क्लोज भी ना कर पाए। एक चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर आ जाता है मानवता का। आप लक्ष्मी नगर में चले जाइएगा, आप मुखर्जी नगर में चली जाइए, उन बच्चों की आज पीड़ा समझो। अब आपने उदाहरण दिया कि भाई मैं अगर 4 माले पे चला जाता हूं, अगर कोई चीज गलत आ जाए फिर दोबारा से मैं नीचे सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा, आलसी हो जाएगी। उन अबोध बच्चों से पूछो, 16-17 साल के बच्चों, जो परीक्षा इतनी कठिन परीक्षा ये है, घर परिवार से आता है, पैसे टके से आता है, हर अभावों में आके एक कमरे में 5-5, 6-6 बच्चे पड़े हुए हैं, ना उनके पास कूलर है, ना एसी है, सिर्फ पंखे में वो लोग तैयारी कर रहे हैं। आप कह देते हैं साहब गलती हो गई हमसे, आप फिर दोबारा से तैयारी करिएगा, हम दोबारा से परीक्षा लेंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। मतलब इस तरह की दलीलें जो मजाक करती हैं। एनटीए ने अभी एक और कांड करा था पिछले साल, क्योंकि देखो एनटीए की जिम्मेदारी क्या है, अभी तक 240 परीक्षाएं इन्होंने करवाई हैं और जिसमें आधी से ज्यादा दागी है, और इनके ऊपर जिम्मेदारी कोई भर्ती करवाने वाली परीक्षा नहीं है। कॉलेजों में प्रोफेसर और ऑल इंडिया सैनिक इनमें दाखिला दिलवाने वाली होती हैं, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। ऑल इंडिया सैनिक जो बच्चे दाखिला लेते हैं विभिन्न स्कूलों में जब जाते हैं, पिछले साल क्या करा इन्होंने, भाई ये पेपर कम से कम जनवरी में हो जाता है, अब इन्होंने देरी पे देरी करते, ये पेपर लेते हैं अप्रैल में जाके, जबकि सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, बच्चों की तैयारी वगैरह सब खत्म हो जाती है। और उस समय जो बच्चा पात्रता किसी सैनिक स्कूल में, जिसकी उम्र 13-13.5 साल उम्र होती है, जब सैनिक स्कूल में जब बच्चा दाखिला लेता है, वो बच्चा पता चला वो उम्र भी पूरी कर जाता है और वो स्कूल में दाखिला लेने के लायक भी नहीं रहता है। वो बच्चा फिर क्या करेगा, नॉर्मल स्कूलों में जाएगा। ये जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब आपने कह दिया था 18-19 महीने पहले, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, सरकार ने भी इनको कहा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय कहा था कि दोबारा से अगर इस तरह की गलती हुई आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये उनके तल्ख शब्द थे। आज पत्रकारों ने जब उनको घेरा तो इनके बारे में पूछा, वो अपना चेहरा छिपा के भाग गए। बिल्कुल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? आपकी जवाबदेही बनती है, आप इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। 22.5 लाख बच्चे इस बार बैठे हुए थे, और जिनका सपना था कि हम डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिलेगा, जब नहीं मिलता तभी बच्चे रसिया भागते हैं, तभी पोलैंड भागते हैं, उन जगहों पे भागते हैं जब दोनों देशों में आज भी कॉन्फ्लिक्ट है, वार हो रहा है, बावजूद भी अपनी जान की परवाह ना करके वहां पे जाके दाखिला लेते हैं, वहां से एमबीबीएस करके आ जाते हैं। और बच्चे वहां से जब करके आ जाते हैं, कहते हैं भाई आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, आपकी वहां की शिक्षा दीक्षा है वो हमारे से मेल नहीं खाती है। बताइए, जब आप भी करवाने के सक्षम नहीं हो, आपके पास इतनी सीटें नहीं है, कॉलेजों में इतनी सारी सीटें नहीं है, वो और जो तुक्का उस पे ये है कि आप कम से कम परीक्षा भी सही से नहीं ले पा रहे, उनकी मेहनत भी जाया होती है। तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा? विदेशों में जाएगा, वहां से एमबीबीएस से बीए करेगा जाके, लेकिन जब वहां से पढ़ के आता उसको भी आप मान्यता नहीं देते हो। तो मुझे लग रहा इतना बच्चों के साथ में इतनी ज्यादा मतलब ये जो गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है इस पे एक बार अगर कोई गौर से सोचेगा तो उसको पता चलेगा। जिस पेरेंट्स की, ये मुझे लग रहा पैनल में अगर किसी का कोई बच्चा अगर किसी ने परीक्षा दी हो तो वो पीड़ा सही से बताता। आज मैंने देखा है मुखर्जी नगर में जाके, जब मैंने देखा था, हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे थे जाके, बच्चे रो रहे थे, उनके पेरेंट्स रो रहे थे, बच्चे अपने पेरेंट्स के बात कर रहे थे जाके। मतलब वो पीड़ा किसी को दिखती नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मसला वही है ना कि जब तक अपने पर नहीं आता तब तक लोगों को समझ नहीं आता, बात वही घूम फिर के आ जाती है। अब विवेक श्रीवास्तव जी, एक बात आ रही है, एक एनटीए, जैसे सर ने बताया, रमेश ठाकुर जी ने, जब से ये बना है तब से विवादों में है, पहली चीज। उसके बाद भी इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर कोई कमी है, कहीं कोई दिक्कतदारी आ रही है, तो क्या हम उस परंपरा को भूल गए जब
किसी पर एक्शन, अब जिसने चोरी चकारी की उसको तो हम पकड़ेंगे ही भाई, उसको कोई ना कोई तो पकड़ेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल जाएगा, वो सारी चीजें होंगी, कानून की प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस पर यह जिम्मेदारी थी कि परीक्षा सही तरीके से हो, इतना समय गुजर जाने के बाद ऐसे किसी आदमी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए धर्मराज जी, हाँ जी, धर्मराज जी, मैंने सबकी बात सुनी। जिन जिन परीक्षाओं का हमारे रमेश जी ने नाम लिया जो एनटीए करा रही है, इसके पहले वो परीक्षाएं अलग अलग एजेंसियां कराती थी। कुछ स्टेट लेवल पे होती थी, कुछ सैनिक स्कूल लेवल पे होती थी, कुछ सैनिक स्कूल अपना अलग से टेस्ट कराते थे। तो जो आज ये सारी परीक्षा जिन को एक करके इस एजेंसी को दिया गया, और उसमें जो शिकायतें बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके पहले जो परीक्षाएं होती थी वो एकदम उनकी शुचिता बहाल थी, वो बड़ी फुल प्रूफ थी। उन्हीं शिकायतों के निपटारे के लिए इस एजेंसी को बनाया गया और इसको परीक्षाएं कराने का मौका दिया गया। मुझे आज भी याद है कि 2006-07 के समय सीबीआई ने यहाँ केजीएमसी में कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था जो फर्जी डोमिसाइल आसाम का शेड्यूल ट्राइब का बना करके एमबीबीएस में दाखिला ले लिए थे। उस समय भी सीबीआई ने कार्रवाई की थी। 2006-07 का किस्सा है। तो अब आप समझ लीजिए कि परीक्षाएं कब से ऐसे सिंडिकेटों के निशाने पे रही हैं कि कोई आज का किस्सा नहीं है। पहली बात, सरकार इस तरह के सिंडिकेटों से परीक्षा को बचाने के लिए इस एजेंसी को बनाई। ठीक, एजेंसी इसे चूक हुई, एजेंसी के प्रमुख ने आज अपनी जिम्मेदारी ली, इसको कहा कि हम इसके जिम्मेदार है। वर्तमान परिस्थिति में इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। जो गलती हुई है, जो चूक हुई है, जब तक अभी एक बयान आया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान नहीं दिया, निकल गए, भाई वो कैबिनेट मंत्री उन्हीं का विभाग है। जब तक सीबीआई किसी नतीजे पे ना आए, कुछ लोग इसमें चिन्हित ना हो, घटना तो घट चुकी है। छात्र तो सफर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारे पास छात्रों को बताने के लिए, कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग एनटीए के अध्यक्ष ने किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक वो लोग चिन्हित ना हो, पकड़ ना हो। अच्छा, सरकार ने इसी बाबत इसके लिए कानून बनाया कि ऐसे अपराधों को 10। एक मिनट सर, एक विवेक जी एक बात बताइए सर, हम लोग सर एक मिनट, जैसे आपने बात कही, लोग धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान को चुना। एनटीए में कौन बैठा है, कौन उसका मेंबर है, कौन उसका अध्यक्ष है, कौन उसका महासचिव है, उससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं। हमने सरकार चुनी, सरकार ने वहां पर लोगों को अपॉइंट किया, तो आम आदमी तो सरकार को सुनना चाहेगा ना कि सरकार क्या कह रही है। नहीं, बिल्कुल सरकार, धर्मेंद्र जी इस पर वार्ता करेंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन जब तक कुछ उनके पास गंभीर इनपुट ना आ जाए, कुछ नतीजे पे कुछ एजेंसियां ना पहुंचे, अभी उनके पास बताने के लिए क्या पेपर आउट हुआ ये तो सबको मालूम है। जितने प्रश्न बता रहे हैं रमेश जी, किसकी जानकारी में नहीं फैला के, ये तो सबको मालूम है। परीक्षा रद्द भी कर दिया गया, अब उस पर कार्रवाई भी कुछ होनी चाहिए, कुछ लोगों को चिन्हित होना चाहिए, कुछ पता चले कि लीकेज कहाँ से हुआ, तब तो मंत्री इस पर बयान देंगे। और क्या बताएंगे? मंत्री अपना चेहरा दिखाने के लिए टीवी पे आएंगे नहीं कि नहीं साहब मैं विभाग का मंत्री हूँ। विषय ये है कि मंत्री तब आए जब उनके पास कुछ गंभीर तथ्य हो इस पे बताने के लिए। अभी चीजें जांच के दायरे में है। इसकी देखिए, मैंने एक बात बताई कि इस तरह के सिंडिकेट हर राज्य में है। आपने राजस्थान की एसआई परीक्षा देखी, क्या दशा रहा उसका। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी, हमने लोक सेवा आयोग के सेक्शन अफसर तक को जेल भेजा। यहाँ तो हम रास्ता तक लगा रहे हैं, घरों पे बुलडोजर तक चलवा रहे हैं। इसके बावजूद कभी कभी परीक्षाओं में कुछ शिकायतें आती हैं, उनको परीक्षा रद्द करते हैं, चिन्हित करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम यहाँ स्टेट में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और वहां भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो ऐसा नहीं कि वहां पर बच जाएगा। सरकार पूरी तरह से इस विषय पे नहीं। सर देखिए, मैं इस मामले पे मुझे पता है कि धर्मेंद्र प्रधान, अब जो हमारे यहाँ पे परिपाटी क्या रही है सर,
मैं 2 उदाहरण दूंगा, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। हमारे यहाँ क्या परिपाटी रही है। एक रेलवे दुर्घटना हुई, इस देश के रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। रेल मंत्री तो वहां ड्राइवर बन के नहीं बैठे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ऐसा कोई उदाहरण धर्मराज जी है नहीं भारतीय राजनीति के इतिहास में। सर सुन तो लीजिए, बताता हूँ। उसके बाद एक आडवाणी जी का आडवाणी जी का इस्तीफा, उसके बाद बीच में हमको कोई आज तक दिखा नहीं। मैंने कहा ना बीजेपी का ही बताऊंगा, कांग्रेस का ही बताऊंगा। मैंने कहा बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ठीक है। अरे तो हम सर अभी तो सर जब जिम्मेदारी जवाबदेही लेने की बात कर रहे, जब कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं ले रहा, इसका नेक्स्ट फेज होता है इस्तीफा। पहले कोई जिम्मेदारी जवाबदेही ले तो तब तो इस्तीफा। राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया ना, सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, तो बात ही खत्म। फिर इस्तीफे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई। उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में आके क्लियर कर दिया, ये सरकारों में इस्तीफा नहीं होता है। ये बात मैंने कहा ना, इस तरह के देखिए, इस तरह के 2 उदाहरण हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री जी का, एक माननीय आडवाणी जी का, जब जैन हवाला डायरी में उनका नाम आया था। इस दौरान भी नहीं कोई, उसके अलावा उदाहरण, उसके बाद भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो जरूरत ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंड देने की है। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो उनकी इसमें कोई लिप्तता ना कोई सहभागिता है। जो जिस एजेंसी के ऊपर जिम्मेदारी थी उस एजेंसी के सर देखिए सर देखिए, आपने कुरेद दिया तो मैं 2 उदाहरण और दे देता हूं। धर्मेंद्र जी के विभाग का इसी साल का है, उसके बाद मैं एक अपडेट पे जाऊंगा। इस पे मैं बस उदाहरण दूंगा और आगे पिदाई मैं कुछ नहीं करूंगा। यूजीसी वाला मसला आया था ना, उसमें सरकार, धर्मेंद्र जी ने कुछ नहीं बोला, उनके विभाग ने कुछ नहीं बोला। उसके कुछ दिन के बाद ही एक और मसला आ गया था, जिसमें कोर्ट्स को लेकर कुछ बच्चों को पढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कर दिया। भाई साहब, उसी दिन सीबीएसई वाले को कॉल कर लिया गया था। फिर उसके साथ क्या हुआ, अपडेट आप लोगों के पास पता होगा क्या कुछ हुआ, जब कोर्ट ने बस संज्ञान लिया था उस पे। तो मुझे पता है कि क्या कहां पर एक्शन होता है, क्या नहीं एक्शन होता है। मसला यह है कि एक विभाग में अगर इस तरीके से बार बार चीजें आ रही हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए। मैं राहुल जी आपके पास आता हूं। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप इसमें कुछ और इंसाइटफुल चीजें ऐड ऑन करेंगे। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी कुछ अपडेट आ रही हैं। एक बड़ी अपडेट हमारे पास है, सीबीआई ने केस दर्ज किया है और डीजी जो हैं उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच चल रही है। दोबारा यूजी नीट की परीक्षा होगी, हालांकि तारीख कब होगी ये नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा। और दोबारा से जो परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार का मिसकंडक्ट नहीं होगा, यानी दोबारा जो परीक्षा होगी वो स्मूथली होगी। किसी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग, दोबारा जो परीक्षा होगी ये सुनिश्चित किया जाएगा एनटीए की तरफ से कि किसी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग ना हो, परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त हो, कोई पेपर लीक ना हो। लेकिन राहुल जी, ये तो बात हो गई कि किसने क्या कहा नहीं कहा। मसला ये है कि जैसे सर ने कहा, विवेक श्रीवास्तव जी की बात से, और इस बात सही है कि सेंटर का हो रहा है, स्टेट्स के तो इतिहास, अगर हर राज्य के अगर हम पन्ने खंगालने शुरू करें तो किसी का पन्ना साफ नहीं है, सब में छींटे लगे पड़े हैं। मसला ये है कि आखिरकार कहीं तो कोई कमी है, और आखिरकार ये जो कमी है ये क्या सरकारों के लिए गंभीर विषय नहीं है? ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, एक प्रोफेसर होने के नाते भी और एक स्टूडेंट होने के नाते भी, कि क्या सरकारों के लिए गंभीर मसला नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि सरकार अगर किसी चीज को मान लिए गंभीर है तो डंडा चला के सुधार देती है। देखिए धर्मराज जी, सरकार के लिए कोई गंभीर मसला नहीं है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि सरकार के लिए एक बिजनेस है, पैसा सब तक जाता है, हाथ किसी के साफ नहीं है। सरकारों के लिए एक धंधा है और उस धंधे में सबके हाथ गंदे हैं। आप सीबीआई जांच कर रहे हैं, कितनी क्रेडिबिलिटी बची है सीबीआई जांच की? आप कोर्ट मॉनिटर जांच क्यों नहीं करते? और बात मंत्री के इस्तीफे की हो रही है। मंत्री का इस्तीफा सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है कि कोई नहीं बचेगा, एक मैसेज देने की बात है। लेकिन आप मंत्री का इस्तीफा, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पेशे से प्रोफेसर साहब हैं। आपको हंसी नहीं आती इनकी बात पे?
नहीं अरे मैं हंस लूंगा, पूरी सरकार जेल चली गई, पूरी सरकार जेल चली गई। दोनों सर विवेक जी दोनों अलहदा विषय है, वो पॉलिटिकल मसला है। विवेक श्रीवास्तव जी वो पॉलिटिकल नहीं वो पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू किस पे मत घुसड़ी, वो पॉलिटिकल इशू है। अरे ठीक है, अरे जेल तुम्हें तो भगवान का जन्म हुआ, जेल इतनी बुरी जगह भी नहीं है। चलिए ठीक है, और देश के वर्तमान गृह मंत्री भी रहते हैं। सरकार जेल चलेगी। हाँ ठीक है विवेक जी, नहीं टीका टिप्पणी नहीं विवेक जी, टीका टिप्पणी नहीं, गंभीर विषय, बच्चों के भविष्य का मामला, मजाक मत करिए। हाँ अरे वो मास्टर आदमी है भाई, प्रोफेसर हैं वो, मजाक कर रहे हैं, मजाक उनका मजाक। अरे नहीं हाँ बोलिए राहुल जी, आम आदमी पार्टी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सर एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए। हरिनाथ जी ये पार्टी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करना चाहते, आप अकाउंटेबिलिटी किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए थे? पिछली बार नीट शराब घोटाले में स्वर्ण कामता जी का अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। विद्यालय जिसकी चकाचौंध दिखा रहे थे, विद्यालय किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए थे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी वो सीबीआई जो गृह मंत्री के अंदर भ्रष्टाचार में किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए थे, जरा बताओ ना। ऐसा मजाक वाली बात है ना। ऑन कैमरा लक्ष्मण की अकाउंटेबिलिटी किसने फिक्स की थी? ताबूत घोटाले में किसने खाया था? उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था। सर देखिए बहुत सीरियस नोट पे बात हो रही थी, अब देखिए अब उस पे मत जाइए। मैंने कहा ना सर एक मिनट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभी लोगों से कहूंगा, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप बाकी दिनों के लिए, आज ये छात्रों के भविष्य की बात है। तो केजरीवाल ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, फलाना ढिमकाने ने क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीजें रोज चलती रहेंगी, आगे भी चलेंगी। ये नीट का पेपर रोज रोज लीक नहीं होता है और उस पर हम रोज बात नहीं करते। हाँ बोलिए। शिक्षा मंत्री के सहित तमाम एनटीए अफसरों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार नहीं, पहली बार गलती होती है, दूसरी बार साजिश होती है। शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से रिजाइन देना चाहिए। एनटीए के उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह है धर्मराज जी, अभी शुभेंदु अधिकारी को जो विवेक श्रीवास्तव जी का ऑडियो प्लीज कम कर दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी आप ऐसे बार बार कमेंट करेंगे, बातचीत नहीं। मैं आप विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट सब विवेक श्रीवास्तव जी, मैं बहुत तसल्ली बख्श बात करता हूं, सबको मौका देता हूं अपनी अपनी बारी में बोलने का, थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी चलता है सर, मैं सुनता हूं, सब लोगों के विचार सुनिए, कोई किसी की बात से सहमत नहीं होगा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं। और अगर कोई बोल रहा है और उसमें कोई अगर टीका टिप्पणी करने लगे तो फिर वो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तसल्ली बख्श सुनिए, आपको मौका मिलेगा, आप बोल लीजिएगा, ऐसे हर बात पे पॉइंट आउट मत कीजिए प्लीज। राहुल जी बोलिए। धनराज जी, 1990 के दशक के बाद इस देश में हर चीज में परिवर्तन हुआ, हर चीज के उद्देश्य बदल गए। जो हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किया, उसका प्रभाव शिक्षा के ऊपर भी पड़ा। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो नौकरी, बाजार और पैकेज के ऊपर चला गया। यानी कि हम शिक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हमें सबसे बड़ा पैकेज चाहिए, और जो बाजार की उपयोगिता है हम उसकी तरफ बढ़ने लगे। इसलिए आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा पीछे जाके कनेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ जो स्कूल हुआ करते थे, पुस्तकालय होता था, मैदान होता था, इतिहास, दर्शन, साहित्य, वैज्ञानिक चेतना, इन सबको तवज्जो दी जाती थी। अगर आप पुरानी पीढ़ी से बात करेंगे, आज जब जिस तरीके से बाजार का रोल बढ़ा, सरकारों ने शिक्षा से हाथ खींचे, तब जाके शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। आज जो आप पेपर लीक देख रहे हैं वो इस बाजार के दबाव से उत्पन्न भी एक प्रक्रिया है। समाज में संकट तब नहीं होता है जब उसके पास धन कम हो, समाज में संकट तब ज्यादा होता है जब मनुष्य को केवल श्रम शक्ति माना जाए और शिक्षा को केवल मशीन में बदलने वाले इंसान की एक तरीका माना जाए। आज वही हो रहा है, आज इसमें बदलाव की जरूरत है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास MHRD कर दिया गया। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये बात एक शब्द छोटा भले आपको लगे, लेकिन एक दृष्टिकोण की बात है कि मानव को हमें संसाधन के रूप में बदलना है, न कि मानव को एक स्वविवेकी इंसान के रूप में विकसित करना है, एक मूल्यवान इंसान के रूप में बढ़ा। इसलिए आज इस देश में डिग्रियां हैं, कोचिंग उद्योग हैं, तकनीकी संस्थान हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पढ़ने की संस्कृति कमजोर हो रही है और शिक्षा का बड़ा हिस्सा सिर्फ रोजगार की निश्चितता से गाइडेड है। और जब आप इतने रोजगार को, इतने ज्यादा पैसे को तवज्जो देंगे, बाजार को तवज्जो देंगे, तो बहुत छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में बच्चों के ऊपर दबाव होगा कि वो पेशेवर बने। और जब इस दबाव जो कोचिंग, 1 सेकंड में 10 सेकंड में अपनी बात पूरा करता हूं, कोचिंग इंडस्ट्री और ये पेपर लीक का वाली माफिया इस दबाव की मानसिकता के ऊपर काम कर रहा है।
उनको पता है कि ये दबाव है और इस दबाव में कुछ चलिए ठीक है सर एक मिनट ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में जाऊंगा। दीपक जी, दो चीजें होती हैं। पहली बात कि अगर किसी दफ्तर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच बनाने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो आपको उसके सिक्योरिटी को ब्रीच करना पड़ेगा और उसके बाद जहां पर पहले तो सिक्योरिटी ब्रीच करके आप अंदर दाखिल होंगे, फिर जहां पर वो डॉक्यूमेंट होगा वहां का एक अलग सिक्योरिटी होता है, उसको आपको ब्रीच करना पड़ेगा। कम से कम 2-3 बैरियर आपको तोड़ना होगा, फिर वो डॉक्यूमेंट आपको हासिल होगा। मुझे लगता है कि जो पेपर्स होते हैं इनके इससे ज्यादा ब्रीच सिक्योरिटी के रहते होंगे। मसला यह है कि क्या वही छात्र जिसने फोटो खींचा या जिसने ये तो ऐसा होता नहीं होगा ना कि ये भाई ये नीट 2026 का पेपर है, फोटो खिंचवाई, इसका फोटो खींचो, फिर उसने बांटना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसे मामलों में एक कोई बहुत बड़े गिरोह, कोई रैकेट किसी स्टेट में या सेंटर में जिसको पकड़ा गया हो, 2-4-10 लोग पकड़े जाते हैं। जो सबसे लो कैटेगरी चेन में सबसे नीचे पायदान के होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो लोग होते हैं वो कभी धरे नहीं जाते। पहली चीज। दूसरी चीज, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं कि जिम्मेदारी जवाबदेही किसी की है नहीं। जी धर्मराज जी, जो आपने बात की कि कौन और कैसे होता है, कैसे पकड़े जाते हैं, तो मुझसे पूर्व जो ठाकुर साहब हैं उन्होंने बहुत विस्तार से इस बारे में बताया। मुझे लगता है पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। जब तक शह नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं हो सकती। तो आप समझिए कि आप जब शासन निर्णायक शासन होता है और शासन जवाबदेह शासन होता है तो सब चीजें नहीं होती। सवाल इस बात का भी उठाना चाहते हैं हम कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि नीट के परीक्षा के मुद्दे पर सरकार बहुत अत्यंत गंभीर है, तो सवाल इस बात का, अगर वही स्थिति 2 साल बाद होती है और उससे पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी क्या कहा था वो सब रिकॉर्ड के ऊपर है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। तो सवाल इस बात का कि ये चीजें अगर मान लो दोबारा होती हैं, तो मैं सवाल केवल इतना करना चाहता हूं, जो आज छात्र हैं, जो छात्रों के अभिभावक हैं, कुछ छात्र आज पीड़ा में होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उनको फेस कर सकते हैं? क्या उनके अभिभावकों को फेस कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि अगली बार नहीं होगा? जब आपसे वो पूछेंगे कि पिछली बार भी आपने यही बात बोली थी कि अब आगे नहीं होगा, हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? सवाल इस बात का, ये नैतिकता की बात है और ये सामाजिक बात है कि आप आज की स्थिति में कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की बात भी है कि जब हम बात करते हैं कि विश्वसनीयता खो बैठे राजनीतिक चरण के ऊपर हम, तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन चुकी है और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। बार बार ऐसा हो रहा है। जननेता श्री राहुल गांधी जी लगातार यही आवाज उठाते आ रहे हैं। 2024 से लगातार उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की, उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा इस विषय में चर्चा के लिए। तो ये बहुत मुद्दा गंभीर है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसलिए इसको उठाती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसको उस समय भी गंभीरता से नहीं लिया था और आज भी वही हो रहा है, केवल आश्वासन। भविष्य बताएगा आगे क्या होगा। ठीक है सर, रमेश ठाकुर जी ये बताइए सर, क्या ऐसे इश्यूज, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग किसी इशू में गंभीर तभी होते हैं जब उनसे उनका पॉलिटिकल फायदा होता है। ये पेपर लीक उनको लगता है कि लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करता। आज हुआ है, 2-4 दिन बच्चे परेशान होंगे, अभिभावक परेशान होंगे, फिर भूल जाएंगे। क्या ये आपको लगता है कि इसी वजह से स्टेट का भी वही हाल है, सेंटर का भी अब वही हाल हो गया कि लोगों को मैटर नहीं करता पेपर लीक, इस वजह से सरकारों को भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है राजनीतिक लोगों से ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती है, क्योंकि सुबह से 2-3 और चैनलों पे जब इस पे बातें हुई हैं, मैं भी शामिल रहा हूं, तो जब कोई कांग्रेसी या फिर कोई विपक्ष का अगर इस तरीके से बात कर रहा, तो सत्ता पक्ष वाला उनको राजस्थान ले जाता है, उनको तेलंगाना चले जाता है कि वहां पे भी लीक हुए थे, वहां पे भी ऐसे ही हुआ था। तो मुझे लग रहा है इस प्रवृत्ति से हमें बाहर आना चाहिए। बच्चे आपके भी हैं, उनके भी हैं। थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पे मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें इनिशियल लेवल पे करना क्या चाहिए, हालांकि
फिर वही बात मैं दोहराऊं कि इस्तीफा तो अब होता नहीं है, ये उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि इतना समय हो गया है और शिक्षा मंत्री के पास कोई सूचना ही नहीं है, आपके पास सूचना है, मेरे पास सूचना है, विवेक जी के पास सूचना है, हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास सूचना नहीं है। मतलब ये बात गले से नहीं उतरती है। और दूसरी बात यह जाता है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, एनटीए के ऊपर, एनटीए में बैठे व्यक्तियों के, मुझे लगता है जिस तरीके से कोई बड़ी बात होती है पूरे थाने का थाना सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, इस केस में क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये वो केस है, ये वो एजेंसी है जिसके ऊपर जो लठ उस समय जब चलवाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार भी उस समय सख्त हुई थी, अब वो सख्ती कहां पे गई? क्योंकि उससे बड़ा ब्लेंडर इस समय हुआ है। अब अभी बीच में बात हो रही थी, विवेक जी कह रहे थे बुलडोजर भी चलता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे केसेस में बुलडोजर एक नहीं 4 चलने चाहिए और इसमें भी चलने चाहिए। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की जहां बात आती है, 2 धड़े हैं, पहला तो एनटीए चेयरमैन और दूसरा शिक्षा मंत्री। अभी प्रधानमंत्री तक हम बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्रपति तक की बात नहीं करते हैं। 2 जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और 100% होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो पिद्दा सा देश बगल में हमारा नेपाल है, वहां के प्रधानमंत्री ने जो रेलम पेल मचाया हुआ है, अभी शिक्षा विभाग में उन्होंने जो करा है, जनाब सारे के सारे जो निजी संस्थानें बंद करवा दी हैं, ताले लगवा दिए हैं, और वहां पे जितने भी जर्जर पुराने स्कूल थे उनको दोबारा से उनका रंग पूर्ण करके उनकी क्वालिटी शिक्षा वगैरह सब उन्होंने कर दिया है। और ये खबरें मीडिया में भी ज्यादा प्लांट नहीं की जा रही हमारे यहाँ, क्योंकि अगर उनकी अच्छाई दिखाएंगे तो हमारे यहाँ के लोग, हमारी संस्थाएं, हमारी हुकूमतें, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, वो शर्मसार हो जाएंगी। वो अपने आप में कहेंगी यार बताओ, छोटा सा शहर, छोटा सा जो देश है वो इतना अच्छा कर सकता है तो हम तो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये खबरें भी मत दिखाओ। सर तो इसमें रमेश जी बताइए सर, इसमें एक बात बताइए, ये शायद बीजेपी के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर एनटीए के लोगों को अगर नापा गया, जैसे आपने कहा ना कि थाना का थाना सस्पेंड हो गया, तो एक बार आप थाना सस्पेंड कर देंगे, अगले बार बोलेगा भाई कप्तान भी तो दोषी है, कप्तान को हटाओ। तो इस बार अगर एनटीए को हटा देंगे तो फिर बोलेगा कि भाई जो विभागीय मंत्री हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो कुछ काम करेंगे। तो अरे भाई प्रधानमंत्री तो धर्मनाथ जी खुद कहते हैं, पब्लिक डोमेन में आके कहते हैं, भाई जो भ्रष्टाचारी है उनके ताप कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो ऊपर से आइए ना, आप कांस्टेबल को छोड़ दो, एसआईयू को छोड़ दो, एसएचओ को छोड़ दो, सीधे कप्तान से आओ, कप्तान को सस्पेंड करो ना भाई। आप तो इन सब काम के लिए ऊपर से जाने जाते हो ना, नीचे से आप काम करते नहीं हो। आप जो एनटीए के जो नीचे वालों को तो सब होंक देते हैं, ऊपर वालों को देते हैं। भाई मौका मिल जाए हमें, अगर कुछ आप बना दो, आप धर्मराज जी हम होंक देंगे, लेकिन ये हमारे लेवल की बात नहीं है, ये विवेक जी के लेवल की बात नहीं है, ये हमसे बहुत ऊपर लेवल की बात है। और उनके लिए बात है जो लकीर खींचते हैं, लकीर खींचने की जो बात करते हैं, आप ऊपर से आइए, एनटी चेयरमैन को दखल कीजिए। मैं तो ये कहता हूं इससे भी बढ़कर अगर आपको करना है तो एनटीए को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन जब्त कर देना चाहिए। और जो प्रवृत्ति पहले हुआ करती थी, अब एम्स अपने आप में, एम्स संस्थान अपने आप में सशक्त है, अगर उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए कि भाई 10 राज्यों के बच्चों की परीक्षा आप करवाओगे, वो करवा लेंगे जो पहले होता था। अब ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। केजीएमसी की बात अभी विवेक जी ने करी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, वो मामला थाने से लेके, कचहरी से लेके वो सीबीआई तक गया था, कई सारे पकड़े गए थे, और ये पकड़ा धकड़ी जब तक होती रहेगी। लेकिन अब विवेक जी आखिरी सवाल जल्दी से सर, 30-40 सेकंड है मेरे पास। मूल मसला यह है कि किसी भी परीक्षा के बाद कोई ये कहने की स्थिति में नहीं होता, या आप बीजेपी कांग्रेस मत लीजिए, आज आप सेंटर में जवाब देने की स्थिति में, जहां कांग्रेस की सरकार होगी या किसी दूसरे पार्टी की सरकार होगी, उनसे भी पूछूंगा तो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक कि आप ये दावा नहीं कर सकते कि आखिरी परीक्षा है, अब आगे से नहीं होगा। देखिए धर्मराज जी, सरकार ऐसे मामलों में कड़े से कड़ा कानून बना सकती, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती, लेकिन अपराधी या सिंडिकेट के लोग ऐसा अपराध भविष्य में नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप देख लीजिए पास्को एक्ट में कितने कड़े कानून सरकार ने बनाए हैं, उसके बाद भी क्या पास्को एक्ट में अपराध रुक गए हैं?
तो अपराध नहीं रुकते, समाज है, समाज में अपराधी भी रहेंगे, हमारे जैसे लोग भी रहेंगे, अपराधी अपराध करेंगे और दंडकर्मी उनको दंड देंगे। दंड विधान समाज के सब साथ चलता रहता है। ठीक है, हम इतना ही आज कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन जब दंड विधान चलता है तो आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र शुरुआत में किया था, तो उसी उत्तर प्रदेश में दंड विधान के कारण आज ये कोई कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध तो हो रहा है, खूब हो रहा है, लेकिन संगठित अपराध नहीं हो रहा। ये दंड विधान तो कर ही सकता है, ये सुनिश्चित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, गंभीर मसला था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, विवेक जी, राहुल जी, दीपक शर्मा जी, रमेश ठाकुर जी, थैंक यू, आप लोगों ने वक्त निकाला। मोटे तौर पर बात यही है कि परीक्षाओं को लेकर सरकारों को चिंतित होने की जरूरत है और गंभीर होने की जरूरत है, और अभिभावकों के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाइए, क्योंकि जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज कंसर्न नहीं लेंगी। छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।